हर सुबह नई क्षमता लेकर आती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस क्षमता का किस तरह से उपयोग करते हैं, क्योंकि सुबह बिताया दिन संकेत कर देता है कि आपका दिन किस तरह का होने वाला है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरणों के मतदान आंकड़े किए जारी। शुरुआती 4 चरणों में हुआ 66.95% मतदान। 97 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 45.1 करोड़ लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग। निर्वाचन आयोग ने कहा, मतदान का अधिक प्रतिशत भारतीय मतदाताओं की ओर से समूची दुनिया के लिए संदेश। सरकार ने 41 दवाओं की कीमतों में की कटौती। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की 143वीं बैठक में लिया गया निर्णय। सस्ती होने वाली दवाओं में मधुमेह, हृदय और लीवर की बीमारियों से संबंधित दवाएं शामिल। एंटासिड, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स की दवाओं की कीमत भी हुई कम। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में दुनिया की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित करके बनाया नई तरीके का रिकॉर्ड। चीन सीमा के पास 14,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 2 बख्तरबंद वाहन रखरखाव और मरम्मत सुविधाएं की स्थापित। भारतीय दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा। 6 जून को कुवैत के साथ खेलेंगे अपने करियर का आखिरी मैच। 150 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 94 गोल करने का रिकॉर्ड सुनील छेत्री के नाम। फ्रांस में चल रहे 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत मंडप बना सबके आकर्षण का केंद्र। जम्मू कश्मीर बूथ का भी हुआ उद्घाटन। भारतीय फिल्मों में निवेश और कश्मीर जैसी लोकप्रिय भारतीय डेस्टिनेशंस पर शूट करने के लिए भी भारत मंडप कर रहा प्रेरित। जो एक अच्छी खबर यह है, मतदान को लेकर लोकसभा चुनाव के शुरुआती 4 चरणों में 66.95% मतदान हुआ है। करीब 97 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 45.1 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदान का अधिक प्रतिशत भारतीय मतदाताओं की ओर से समूची दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। 5वें चरण में, जो कि अब होने वाला है, 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 20 मई को वोटिंग भी होने वाली है। जिन प्रदेशों में वोटिंग होने वाली है उसमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट के लिए मतदान होने वाला है। हम आपको ये भी बता दें कि कुछ प्रमुख चेहरे जिनके भाग्य का फैसला इस चरण में होने वाला है, उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, चिराग पासवान, उमर अब्दुल्ला, राजीव प्रताप रूडी, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य शामिल हैं। बता दें कि सभी चरणों में पड़ने वाले वोटों की गिनती 4 जून को होने वाली है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं। विधानसभा का पहला चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार कार्य प्रगति पर है। 20 मई को दूसरे चरण में 35 सीटों पर मतदान होगा। वहीं तीसरे चरण में 25 मई को 42 सीटों पर मतदान होगा। चौथे और अंतिम चरण के लिए उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 17 मई यानी आज है। चौथे और अंतिम चरण के लिए उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है और चौथे और अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को 42 निर्वाचन क्षेत्र में होगा। ओडिशा विधानसभा चुनाव के परिणाम भी लोकसभा चुनाव के परिणामों के साथ 4 जून को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश में चुनावी हिंसा के बाद सख्त रुख अपनाते हुए चुनाव के पश्चात भी केंद्रीय बलों को वहां बने रहने का आदेश जारी किया है।
यही नहीं, चुनाव आयोग ने हिंसा के बाद उड़ीसा के गंजम में 2000 केंद्रीय बलों के जवानों की तैनाती के आदेश भी जारी किए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी निकुंज बिहारी ढल की अध्यक्षता वाली एक समिति ने गंजम में केंद्रीय सशस्त्र बलों यानी सीआरपीएफ की 20 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। माफ कीजिएगा, सीएपीएफ की 20 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दे दी है, जहां एक लोकसभा क्षेत्र और 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 20 मई को मतदान होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि डल साहब ने जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि सीएपीएफ की इन कंपनियों को रिजर्व फोर्स या स्ट्राइकिंग फोर्स के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। यूं तो देश में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है, लेकिन देश भर के बच्चे भी अपने अपने जरिए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक बच्चे ने कविता के माध्यम से मतदान के लिए कुछ इस तरीके से प्रेरित किया है। समय खड़ा है सामने जो कह रहा है लौट कर, समय खड़ा है सामने जो कह रहा है लौट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये मूल मंत्र यंत्र का, ये मंत्र लोकतंत्र का, ये मूल मंत्र यंत्र का, ये मंत्र लोकतंत्र का, ये देश हित का सूत्र है, तू देश हित में वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये फर्ज रहे ध्यान में लिखा है संविधान में, ये फर्ज रहे ध्यान में लिखा है संविधान में, अगर कोई भी बात तेरा मन गई कचोट कर, तो वोट कर, तो वोट कर, तो वोट कर। ये प्रश्न तेरे बल का है, सवाल तेरे कल का है, ये प्रश्न तेरे बल का है, सवाल तेरे कल का है, समय ये फैसले का फिर से आ गया है लौट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। दिशा बदल दशा बदल, दिशा बदल दशा बदल, या फिर उसी दिशा में चल, तुझी में सिद्धियां है सब, तू वज्र है, तू चोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये लोकहित का पर्व है, ये पर्व तेरा गर्व है, ये लोकहित का पर्व है, ये पर्व तेरा गर्व है, अलख जगह कलम उठा के नोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये फर्ज तू निभाएगा कि वोट देने जाएगा, ये फर्ज तू निभाएगा कि वोट देने जाएगा, कसम उठा बटन दबा के वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। साहेबगंज 1 जून 2024 को अपने घर से निकलिए, अपने बूथ में जाके मतदान कीजिए। आइए इस खूबसूरत लोकतंत्र को और खूबसूरत बनाएं। जी हाँ, मतदान के लिए प्रेरित करती इस बच्ची की एक प्यारी सी कविता। हम बता दें कि चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है कि भागीदारी बढ़े मतदान में लोगों की, और हर आम और ख़ास भी इसी प्रयास में लगातार लगा हुआ है, और उसमें लगे हुए हैं जाने माने साहित्यकार अनिल जोशी भी। Now it is for Indian leaders to decide the future of their country. सरकार बनाता एक वोट, सरकार गिराता एक, मत कर नादानी एक वोट, जनता की वाणी एक वोट, तू छोड़ दे आलस एक वोट, चल कर तू साहस एक वोट, ना चूको मौका एक वोट, ना खाना धोखा एक वोट, ये दुख भागेगा एक वोट, भारत जागेगा एक वोट, ना लेना बोतल एक वोट, साड़ी एक छल है एक वोट, सीमा पेशान है एक वोट, भारत महान है एक वोट, गांधी की अमानत एक वोट, सदियों की चाहत एक वोट, ये जनगण मन है एक वोट, भारत का मन है एक वोट। सरकार ने आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं की कीमतों में कटौती कर दी है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA की 143वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक दवाओं की कीमतें जनता के लिए सस्ती रहें। मधुमेह, हृदय और लीवर की बीमारियों से संबंधित दवाएं इनमें शामिल हैं।
भारत में तकरीबन 10 करोड़ से अधिक मधुमेह के रोगी हैं। फार्मास्यूटिकल्स विभाग और राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिन दवाओं के लिए अब कम कीमत चुकानी होगी उनमें एंटासिड, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स की दवाएं भी शामिल हैं। फार्मा कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो विभिन्न दवाओं के कम कीमत की जानकारी अपने डीलर्स और स्टॉकिस्ट को जारी कर दें। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको गोलीबारी में घायल हो गए हैं। उनकी हालत खतरे में बताई जा रही है। 15 मई की दोपहर को एक राजनीतिक कार्यक्रम के बाद गोलीबारी में वो घायल हो गए थे। घायल होने के बाद से उनकी हालत खतरे में है। स्लोवाकिया के टीवी स्टेशन TA3 की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हैंडलोवा शहर में हाउस ऑफ कल्चर के बाहर 4 गोलियां चलाई गई। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर गोलीबारी हमले की निंदा की है और स्लोवाक प्रधानमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X के माध्यम से संदेश जारी किया है। इस संदेश में कहा है, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री महामहिम श्री रॉबर्ट फीको पर गोलीबारी की खबर से गहरा सदमा पहुंचा है। मैं इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं और प्रधानमंत्री फीको के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। भारत स्लोवाकिया के साथ खड़ा है। उत्तर पश्चिम भारत के लिए मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 18 मई से पूर्वी और मध्य भारत में भयंकर गर्मी पड़ने का अनुमान जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले 5 दिनों के भीतर उत्तर पश्चिम भारत यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लू यानी हीट वेव चलने की आशंका जताई है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में पड़ेगा। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जारी किया गया है। 19 मई से 22 मई तक अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक रहने की संभावना भी जताई गई है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में अब तक तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत मंडप सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। भारत मंडप को सिनेमा का सूत्रधार नाम दिया गया है। भारत मंडप में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही भारत में निवेश के लिए प्रेरित करने और कश्मीर सहित भारत के लोकप्रिय डेस्टिनेशंस पर आकर शूट करने को आमंत्रित भी किया जा रहा है। आइए डालते हैं एक रिपोर्ट। Good morning everyone to Mr. Sanjay Jaju. You know, the whole concept of Bharat Pavilion this time has been created as a sutradhar of the world. Good afternoon everyone. So excited to be here in Cannes. Ashok came to me for advice on launching his film production company. भारतीय फुटबॉल टीम के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा कर दी है। 6 जून को कुवैत के खिलाफ वो अपना आखिरी मैच खेलेंगे। अपने खेल करियर में 150 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 94 गोल करके रिकॉर्ड बनाया है। सुनील छेत्री ने एक संदेश देकर संन्यास की घोषणा की है। I
was going towards the decision that this next game is going to be my last. And the moment I told myself first that yes, this is the game that's going to be my last, is when I started recollecting everything. And it was so strange. I started thinking about this game, this coach, that team, that member, that ground, that away match, this good game, that bad game, all my individual performances, everything came, all the flashes came. I'm not going to play for my country anymore after this game. It's not that I was feeling tired, it's not that I was feeling this or that. When the instinct came that this should be my last game, then I thought about it a lot. And eventually I came to this decision. So, no. Will I be sad after this? Of course. Do I feel sad sometimes every day because of this? Yes. Do I feel like I'll miss the train and have to run and there's just 20 days of training and it'll all be gone? Yes. It took time because the kid inside me, he never wants to stop if given a chance to play for his country. भारतीय फुटबॉल की सेवा करने वाले इस महान खिलाड़ी को सलाम। तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू दल TMR वर्ष 2016 से कार्यरत भारतीय सेना से संबंधित एक गैर लाभकारी संगठन है। ये अत्यधिक कुशल और योग्य हिमस्खलन बचाव पेशेवरों की कई टीमें उपलब्ध करवाता है जो सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढके और कठिन क्षेत्रों में सहायता के लिए तैनात होते हैं। पर्वतीय इलाकों में भारतीय सेना के कर्मियों को समर्पित इन टीमों की हिमस्खलन से बचाव और प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनके इन कार्यों को CDS ने सराहा है और उन्हें प्रोत्साहित किया है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास वीडियो। पूर्वी लद्दाख में तैनात अपने 500 से अधिक टैंकों और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के साथ भारतीय सेना ने वहां अपने अभियान का समर्थन करने के लिए उस क्षेत्र में दुनिया की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित करके एक तरह का रिकॉर्ड कायम किया है। भारतीय सेना ने न्योमा और उस क्षेत्र में DBO सेक्टर में चीन सीमा के पास 14,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 2 बख्तरबंद वाहन रखरखाव और मरम्मत सुविधाएं स्थापित की हैं, जो टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ अप्रैल-मई 2020 में चीन के बाद भारत और चीन के बीच गतिरोध शुरू होने के बाद पूर्वी लद्दाख में बड़ी संख्या में टैंक और BMP लड़ाकू वाहनों के साथ साथ क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल जैसे भारतीय निर्मित बख्तरबंद वाहनों को तैनात किया गया। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, आइए जानते हैं।
साल 1749 को दुनिया के पहले टीके की खोज करने वाले एडवर्ड जेनर का जन्म इंग्लैंड के बर्कले में हुआ। उन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। वे एक काय चिकित्सक थे। काय चिकित्सा एक आयुर्वेदिक चिकित्सा की विधि है। जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा प्रयोग मई 1796 में उनके द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार रहा। चेचक दुनिया की पहली बीमारी थी जिसके टीके की खोज हुई। 17 मई साल 1540 को कन्नौज का युद्ध हुआ। यह युद्ध अफगान के शेर शाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुआ था। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को करारी शिकस्त दी। इस युद्ध में हुमायूं के हारने के कई कारण थे। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं ने चौसा के युद्ध की गलतियों को दोहराया। हुमायूं को यह मालूम था कि शेर शाह की सेना उसकी सेना के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। इसी वजह से हुमायूं ने अपने भाइयों से युद्ध में साथ देने का आग्रह किया, लेकिन उसके भाइयों ने हुमायूं का साथ नहीं दिया। इस युद्ध के पराजय के कारणों में एक मुख्य कारण यह भी था कि हुमायूं बाबर द्वारा संरक्षित तोपों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया था। विकसित भारत का सुंदर उदाहरण है अटल सेतु। 6 लेन के इस ट्रांस हार्बर पुल की लंबाई 21.8 किलोमीटर है और 16.5 किलोमीटर सी लिंक है। सुप्रभात में चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस सुंदर वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। जिन्हें बाहर देख, क्या दिख रहा है? If you're still just seeing a sea bridge, then knock knock, open your eyes, bro. Mumbai Trans Harbour Link, Bharat's longest ever sea bridge, 22 kilometers long, 6 lanes. It cuts 2 hours journey to just 20 minutes. Unbelievable, ना? कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता था कि ये होगा। ये नॉक है उन बंद दरवाजों पर जो कहते थे India can't dream big, but we built this majestic marvel in just 7 years. अटल सेतु ने ना फ्यूचर के डोर पे ऐसे जोर से नॉक किया है कि विकसित भारत के रास्ते ही खुल गया है। अटल सेतु is not just a bridge. ये गारंटी है हमारे यंग भारत की। Our nation is unstoppable now. ऐसे hundreds of अटल सेतुस बनाने हैं। Wake up and vote for development.